ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मेंथा की खेती कर किसान भाई कम समय में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को मेंथा की उन्नत प्रजातियों और नर्सरी तैयार करने की तकनीक के बारे में उचित जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप भी मेंथा की पौध तैयार करने जा रहे हैं तो किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना की डॉक्टर संगीता कुमारी से। हमारे किसान बंधु मेंथा की कुछ प्रजातियां भी हैं जिसको आप ले सकते हैं। जैसे इसमें एक कुशल प्रजाति है जो उसकी बढ़वार बड़े तेज रफ्तार से होती है। मेंथा की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि इसकी उन्नत किस्मों का चयन किया जाए। तो अपने राज्य हेतु इसकी अधिक उपज देने वाली किस्में इस प्रकार हैं: हिमालय, कोशी, कुशल, शिवालिक आदि। इनका औसतन उत्पादन लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से है और बुआई करने के लिए 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सकर्स का प्रयोग करें एवं बुआई करने के लिए 6 से 7 सेंटीमीटर लंबाई के सकर्स का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी जो बुआई होती है सकर्स द्वारा होती है। तो सकर्स का मतलब हुआ जब हम जो रोपे हुए जो हमारा मेंथा का फसल है उसके जड़ वाले हिस्से को हम सकर्स बोलते हैं। तो जब आप नर्सरी लगाते हैं तो सबसे मुख्य ध्यान देने की बातें हैं कि जब भी आप सकर्स लें वो स्वस्थ पौधे से ही लें। सकर्स सफ़ेद रंग का होता है और जो उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर लंबाई रहनी चाहिए और जो इसमें एक आँख अवश्य होना चाहिए। तो लेकिन यह ध्यान रखें कि मेंथा के सकर्स को छिड़काव से पहले आप उसको कार्बेंडाजिम से जरूर इसको बीजोपचार कर ले। एक जैसे 2 ग्राम जो हमारा है कार्बेंडाजिम और 1 किलो जो सकर्स लेकर के इसको बढ़िया से उसमें लगा करके आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो मेंथा का फसल जो है हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो मेंथा का सकर्स को रोपाई करके या इसके पहले हम नर्सरी बना लेते हैं। तो नर्सरी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जो आप खेत में जब लगाएंगे तो उसमें बहुत खर्चा आएगा। डायरेक्ट आप खेत में बोते हैं। किसान भाइयों, मेंथा की नर्सरी लगाने से पहले इसके खेत की तैयारी अवश्य ही कर लें। खेत तैयारी के लिए आप एक बार जुताई कर लें। इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। तो नर्सरी बनाने का जो तरीका है, एक खेत को जो है 5 इंटू 10 फीट का क्यारी बना लें और इस क्यारी का जो मोड़ है उसको थोड़ा ऊंचा रख लें। तो उसी क्यारी में आप पानी भर लें और साथ ही साथ उसमें तकरीबन 50 किलो गोबर डाल दें, गोबर की सड़ी हुई खाद। और पानी से भरा हुआ हमारा जो 5 इंटू 10 फीट का क्यारी होगा, इस तरह से अनेक क्यारियाँ बना लें और उसी में आप मेंथा का जो सकर्स है उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं हमारे किसान बंधु, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जो लागत है, जैसे खेत में जब आप लगा रहे हैं तो उसमें खर्चा कम आएगा। तो बेहतर समय है जब आप रबी फसल लेने के अपेक्षा अगर आप इसकी भी खेती करें तो बहुत ही अच्छा आमदनी मिलेगा। तो जो समय आता है मध्य जनवरी से मध्य फरवरी में इसकी जो है ऐसे तो हम सालों भर इसकी रोपाई कर सकते हैं, लेकिन ठंड का मौसम थोड़ा कम होना चाहिए। तो जो बेहतर समय है कि मध्य जनवरी से मध्य फरवरी में आप इसका जिस प्रकार से बताया गया आप नर्सरी बनाएं और इन्हीं नर्सरी से जब आप 1 महीना जैसे ही होगा तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो है उसका पौधा तैयार हो गया है और इसी पौधे को आप खेत में मुख्य खेत में आप रोपाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे किसान बंधु जो मेंथा की नर्सरी तैयार करें
और अधिक आमदनी प्राप्त करें। धन्यवाद। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मेंथा की खेती कर किसान भाई कम समय में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को मेंथा की उन्नत प्रजातियों और नर्सरी तैयार करने की तकनीक के बारे में उचित जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप भी मेंथा की पौध तैयार करने जा रहे हैं तो किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना की डॉक्टर संगीता कुमारी से। हमारे किसान बंधु, मेंथा की कुछ प्रजातियां भी हैं जिसको आप ले सकते हैं। जैसे इसमें एक कुशल प्रजाति है जो उसकी बढ़वार बड़े तेज रफ्तार से होती है। मेंथा की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि इसकी उन्नत किस्मों का चयन किया जाए, तो अपने राज्य हेतु इसकी अधिक उपज देने वाली किस्में इस प्रकार हैं: हिमालय, कोशी, कुशल, शिवालिक आदि। इनका औसतन उत्पादन लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से है और बुआई करने के लिए 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सकर्स का प्रयोग करें एवं बुआई करने के लिए 6 से 7 सेंटीमीटर लंबाई के सकर्स का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी जो बुआई होती है सकर्स द्वारा होती है। तो सकर्स का मतलब हुआ जब हम जो रोपे हुए जो हमारा मेंथा का फसल है उसके जड़ वाले हिस्से को हम सकर्स बोलते हैं। तो जब आप नर्सरी लगाते हैं तो सबसे मुख्य ध्यान देने की बातें हैं कि जब भी आप सकर्स लें वो स्वस्थ पौधे से ही ले। सकर्स सफ़ेद रंग का होता है और जो उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर लंबाई रहनी चाहिए और जो इसमें एक आँख अवश्य होना चाहिए। तो लेकिन यह ध्यान रखें कि मेंथा के सकस को छिड़काव से पहले आप उसको कार्बेंडाजिम से जरूर इसको बीजोपचार कर ले। एक जैसे 2 ग्राम जो हमारा है कार्बेंडाजिम और 1 किलो जो सकर्स लेकर के इसको बढ़िया से उसमें लगा करके आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो मेंथा का फसल जो है हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो मेंथा का सकर्स को रोपाई करके या इसके पहले हम नर्सरी बना लेते हैं। तो नर्सरी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जो आप खेत में जब लगाएंगे तो उसमें बहुत खर्चा आएगा। डायरेक्ट आप खेत में बोते हैं। किसान भाइयों, मेंथा की नर्सरी लगाने से पहले इसके खेत की तैयारी अवश्य ही कर लें। खेत तैयारी के लिए आप एक बार जुताई कर लें। इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। तो नर्सरी बनाने का जो तरीका है, एक खेत को जो है 5 इंटू 10 फीट का क्यारी बना लें और इस क्यारी का जो मोड़ है उसको थोड़ा ऊंचा रख लें। तो उसी क्यारी में आप पानी भर लें और साथ ही साथ उसमें तकरीबन 50 किलो गोबर डाल दें, गोबर की सड़ी हुई खाद। और पानी से भरा हुआ हमारा जो 5 इंटू 10 फीट का क्यारी होगा, इस तरह से अनेक क्यारियाँ बना लें और उसी में आप मेंथा का जो सकर्स है उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं हमारे किसान बंधु, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जो लागत है, जैसे खेत में जब आप लगा रहे हैं तो उसमें खर्चा कम आएगा। तो बेहतर समय है जब आप रबी फसल लेने के अपेक्षा अगर आप इसकी भी खेती करें तो बहुत ही अच्छा आमदनी मिलेगा। तो जो समय आता है मध्य जनवरी से मध्य फरवरी में इसकी जो है, ऐसे तो हम सालों भर इसकी रोपाई कर सकते हैं, लेकिन ठंड का मौसम थोड़ा कम होना चाहिए। तो जो बेहतर समय है कि मध्य जनवरी से मध्य फरवरी में आप इसका जिस प्रकार से बताया गया आप नर्सरी बनाएं और इन्हीं नर्सरी से जब आप 1 महीना जैसे ही होगा तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो है उसका पौधा तैयार हो गया है और इसी पौधे को आप खेत में मुख्य खेत में आप रोपाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे किसान बंधु जो मेंथा की नर्सरी तैयार करें
और अधिक आमदनी प्राप्त करें। धन्यवाद। डेयरी व्यवसाय में आज सबसे बड़ी समस्या हरे चारे की है, क्योंकि आज जिस तरह से देश और प्रदेश में सिंचाई जल की उपलब्धता और खेती योग्य भूमि कम हो रही है, ऐसी स्थिति में दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति करना एक बड़ा ही कठिन कार्य साबित हो रहा है। और इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने हरे चारे को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को ढूंढ निकाला है। तो किसान भाइयों, यह हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है और यह किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेश छीपा से। आज आपको ये हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे हमने देखा कि पशुपालन के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हरे चारे की कमी की वजह से है। हमें वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता नहीं रहती है। देश में केवल 5% कृषि जोत वही चारे के रूप में चारे के लिए उपयोग की जाती है और धीरे धीरे चारागाह भी खत्म होते जा रहे हैं। पशुपालन में सबसे बड़ी समस्या हरे चारे की होती है और इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान खोज निकाला है कृषि वैज्ञानिकों ने, वो है हाइड्रोपोनिक। इसके द्वारा बिना मिट्टी और जमीन के 1 किलो बीज से 5 किलो हरा चारा उगाया जा सकता है, और वो भी बहुत कम दिनों में। तो आइए जानते हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक से हरा चारा उगाने के बारे में। तो ये एक नई तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स, जिसके तहत बिना मिट्टी बिना जमीन के केवल पानी से ही चारा उत्पादन किया जाता है। इसके तहत 1 किलो दाने से आप 5 किलो तक चारा उपयुक्त कर सकते हैं। इसमें ये एक मशीन है जिसकी साइज़ 10 फीट बाई 3 फीट बाई 4 फीट है। इससे हम 50 किलो तक चारा प्रतिदिन निकाल सकते हैं, जो 8 से 10 पशुओं के लिए सफिशिएंट है। इसमें आप जैसे देखेंगे, सबसे पहले हम जो अनाज है इसमें मक्की, जौ, गेहूँ, धान, जई, किसी भी तरह का बीज आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले उसको आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें। उसके पश्चात उसे निकाल करके और अपने जूट के बैग में, जो बोरी हो सकती है, उस बोरी में आप रख दें। 48 घंटे तक उसमें रखने के बाद हम इस मशीन में उसे 4 ट्रे के अंदर बराबर बांट देते हैं। तो 10 किलो दाने को हमने 4 ट्रे में डाल करके इसमें रख दिया। 6 दिन के अंदर वो चारा पशु को देने लायक तैयार हो जाता है। इसके अंदर ये पाइप लगे हुए हैं और उसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम है। जैसे ही इसके अंदर पानी में ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं 60 से 70% नमी रहती है। जैसे ही नमी कम होती है, अंदर एक सेंसर होता है। उस सेंसर की मदद से वापस पानी स्प्रिंकल होकर के और अंदर आ जाता है। उस पानी के अंदर ही धीरे धीरे बीज बड़ा होकर के और इस तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो इसमें न आपकी मिट्टी का उपयोग होता है, न कोई खाद देनी पड़ती है, और ना ही कोई इसमें आपको पेस्टिसाइड वगैरह इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत है। और पारंपरिक तरीके से 98% तक पानी कम इसमें उपयोग होता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से बिना मिट्टी बिना जमीन के आप बहुत कम दिनों में हरा चारा उगाकर अपने दुधारू पशुओं, बछड़े बछड़ियों, बकरियों और सूकरों, मुर्गियों को आसानी से खिलाकर हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं। इसकी विशेष बात यह भी है कि इसका प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। इसमें 24% तक प्रोटीन कंटेंट है, तो ये आपके बांटे के बराबर काम करता है। ये ऐसा चारा एक पशु को आप 7 से 8 किलो तक दे सकते हैं। इस चारे को निकाल करके सूखे चारे के साथ मिला करके पशु को आप दे दें, तो ये बहुत बढ़िया चारा पशु के लिए है। किसान भाइयों, अभी आपने हाइड्रोपोनिक मशीन और इसमें हरे चारे को उगाने की तकनीक के बारे में जाना। अब बात आती है कि जो किसान इसे खरीदना चाहते हैं, वे इस मशीन को कहां से खरीदें और क्या है इसकी कीमत। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। इस मशीन की कीमत 40,000 रुपीज़ है, जिससे हम 50 किलो चारा प्रतिदिन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब भी स्प्रिंकलर नमी कम होगी केवल तभी आपका स्प्रिंकल चालू होगा और वो पानी आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो नेग्लिजिबल है। तो शेड नेट में और छायादार में इसको रखना है ताकि ये सूखे नहीं, और हर 6 दिन में इसमें से आप 50 किलो चारा रोज़ निकाल सकते हैं।
केवल ये मशीन एक बार लगाने के बाद प्रतिदिन इसमें 4 ट्रे डालनी है और प्रतिदिन 50 किलो चारा आप निकाल सकते हैं। मक्की से 5 से 6 किलो चारा होता है, तो 1 किलो मक्की की जो कॉस्ट है वही 1 किलो 5 किलो चारे की कॉस्ट होगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव गुलजारपुर, जिला भोजपुर के अंशुल कुमार ने आपने नींबू के बाग में तितली और कैंकर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नींबू की खेती करने वाले किसान भाइयों को मैं ईटीवी के माध्यम से कीड़े और बीमारी के प्रबंधन पर बात करना चाहूँगा। कीड़े में मुख्य रूप से लेमन बटरफ्लाई, जिसको हम लोग नींबू की तितली बोलते हैं, ये जो नींबू की तितली है, नींबू के तने से जो निकलने वाले कोमल कोमल पत्तियां हैं, उन पत्तियों पे मादा कीट जो है सो अंडा देती है और वो अंडे जो है पत्ती के ऊपर के जितने क्लोरोफिल हैं उसके रस को चूस लेते हैं। इससे बचने के लिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे एसीफेट का प्रयोग हम लोग करवाते हैं। 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके सॉल्यूशन बना करके, उसके अलग अलग फॉर्मुलेशन है, तो 1 से 1.5 ml या 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं। प्रदेश के जिन किसानों ने नींबू वर्गीय फल के बाग लगाए हैं, उनके बागों में इस समय जीवाणु जनित रोग साइट्रस कैंकर का प्रकोप कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा। अब आइए जानते हैं कि किसान अपने स्तर पर इस रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवा लें और कितनी मात्रा में घोलकर छिड़काव करें। इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो आती है सिट्रस कैंकर। कैंकर से लिटरल मीनिंग हुआ कि नींबू के पत्ती का डॉर्सल सरफेस पे देखेंगे, पीछे के भाग पर देखेंगे, कभी कभी सामने के भाग पर देखेंगे, सुपारी के तरह संरचना बन जाती, उभार बन जाती, गोल 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 चकत्ते टाइप का। जैसे बचपन में लोगों को घाव होता है तो स्किन पे घाव के दाग लग जाते हैं, वैसे नींबू के पत्तियों पे भी कठोर कठोर संरचना बन जाती है और पत्तियां पीली होने लगती है, फिर सफेद सूख जाती है। इसको हम लोग सिट्रस कैंकर बोलते हैं। यह फंगल बीमारी है और इसके लिए, इसके प्रबंधन के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर उसका छिड़काव करते हैं तो बेहतर प्रबंधन मिलता है। इसके साथ मैं बोलूँगा नींबू के उत्पादक किसान भाइयों को कि आप बगीचे में खरपतवार का प्रबंधन निश्चित रूप से करें और नियमित रूप से करें। इसके साथ साथ पानी का भी प्रबंधन करें, कोशिश करें कि खेतों में पानी का लगाव कम हो। मैं समझता हूं अगर इसका प्रबंधन किसान करते हैं तो बेहतर नींबू का उत्पादन होगा। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
अच्छी पैदावार हेतु देरी की दशा में कैसे करें गेहूं की बुवाई। दुधारू पशु में पाइका रोग की समस्या एवं निदान के उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@network18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।